नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एनएन टॉप पर। आज हम नए लेक्चर के साथ आपके सामने फिर आ गए हैं। हम ये उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की जो वैकेंसी आने वाली है पॉलिटिकल साइंस की, उसका लेक्चर सीरीज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके सामने। इसमें हमने 12-13 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और जो हमारा ये चल रहा है वो थर्ड यूनिट, पॉलिटिकल साइंस का थर्ड यूनिट भारतीय शासन एवं राजनीति। उसमें जो टॉपिक है संविधान का वैचारिक आधार, वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। हम इसके पहले प्रस्तावना देख चुके हैं, तो उसमें किस प्रकार के वैचारिक आधार हैं, और अब हम आज जो लेक्चर बनाने जा रहे हैं वो मौलिक आधार है। मौलिक आधार में किस प्रकार के वैचारिक आधार हैं उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। संविधान का वैचारिक आधार, इसमें मौलिक आधार हम देखेंगे। सबसे पहले मौलिक आधार का महत्व देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो है संविधान में दिया गया है उसका महत्व क्या क्या है। सबसे पहला इसका जो महत्व है वो मौलिक अधिकार जो होता है वो प्रजातंत्र का आधार स्तंभ होता है, क्योंकि नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले होते हैं उसी के माध्यम से लोकतंत्र अपने असल रूप में सामने आता है। मौलिक अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से क्या करता है, रोकता है। इसलिए तानाशाही को रोकने के लिए किसी भी देश में सभ्य नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिसको हम देख सकते हैं इसके महत्व के बारे में। अब इसके अर्थ की चर्चा करें कि मौलिक अधिकार आखिर होता क्या है, इसके अर्थ क्या हैं। देखिए, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होते हैं, इस कारण ये संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी सामान्य परिस्थिति में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वही मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इसका मतलब मोटी मोटी बात यह है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राज्य के प्रति व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति उसको लागू करवाने के लिए या प्रवर्तन कराने के लिए सीधे न्यायालय की शरण में जा सकता है। मौलिक अधिकारों के विषय में एक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनका नाम था पतंजलि शास्त्री। उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, उनसे ऊपर होते हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको देखें। तो सबसे पहला है कि ये सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। सर्वाधिक विस्तृत मतलब जितना इसका विस्तार भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, दुनिया के किसी अन्य संविधान में इतना विस्तृत अधिकार पत्र किसी भी संविधान में नहीं देखने को मिलता है। दूसरा, इसका विशेषता की बात करें तो मौलिक अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि ये प्राकृतिक न्याय जैसी कोई बात नहीं करता है, जो कंक्रीट है, एकदम कंक्रीट फॉर्म में है, व्यवहारिकता की बात करता है। तीसरा, मौलिक अधिकार जो है वो सीमित है, निरंकुश नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी अधिकार आपको संविधान के माध्यम से एब्सोल्यूट तरीके से नहीं दिया गया है, निरपेक्ष तरीके से नहीं दिया गया है। सब कुछ सीमित है, जिस पे कुछ उचित निर्बंधन लागू किए गए हैं। और अगला देखें, प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। हमने भी बताया कि सभी व्यवहारिक अधिकार हैं, इसमें प्राकृतिक या अगणित जिसके आकलन नहीं किया जा सकता है, ऐसे अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। अब हम मूल अधिकारों की बात करें संविधान में, तो संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार को हम पहले संक्षेप में देखेंगे, फिर एक एक करके इसको विस्तार से देखेंगे। तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो है 29 से 30 तक। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है, जो अब नहीं है, इसको हम इस पर चर्चा करेंगे। और 7वां जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब इस 7 अधिकारों को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो अधिकार हमारा था वो समानता का अधिकार था। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन? राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये 14 की भाषा है। अब इसके थोड़े टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहला जो टर्म्स इसमें यूज किया गया है वो है कानून के समक्ष समानता। यह जो शब्द है कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, यानी कि ब्रिटिश शासन प्रणाली की देन है, जिसके अंतर्गत राज्य पर यह बंधन लगाया गया है क्या? कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उसे समान रूप से लागू भी करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के विशेषाधिकारों से रहित सभी को समान माना जाएगा कानून के सामने। ये हो गया कानून के समक्ष समानता। दूसरा देखेंगे कानून का समान संरक्षण। यह जो वाक्य है वो अमेरिकी संविधान की देन है। इसका आशय है कि व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक, यानी कि कानून सबके लिए समान है। एक गरीब व्यक्ति और एक धनी व्यक्ति दोनों अपने अधिकारों के हनन के संबंध में न्यायालय की शरण समान रूप से ले सकते हैं। इस प्रकार यह कानून समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है सभी वर्गों को। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस अधिकार का मतलब यह नहीं है कि औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। इसका मतलब तार्किक और औचित्यपूर्ण आधार पर कानून बनाकर भेदभाव की व्यवस्था की जा सकती है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन जो भेदभाव होना चाहिए वो किसी के स्थिति में अवनति न हो, उससे अवनति न हो उस कानून से। किसी भी व्यक्ति के स्थिति में, वर्तमान स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए जो कानून बनाया जाएगा उसके द्वारा, तभी वह औचित्यपूर्ण और तार्किक माना जाएगा। यदि कानून द्वारा गरीबों, स्त्रियों, शोषित वर्ग के पक्ष में कुछ भेदभावकारी कानून बनाए जाते हैं तो वह समानता का उल्लंघन नहीं माने जा सकते हैं, वरन वह ऐसे लोगों को शासन प्रणाली की मुख्य धारा में लोगों को जोड़ने का एक अस्त्र बन जाते हैं। इसलिए इसे सकारात्मक माना जाता है, ये नकारात्मक नहीं है। ये समानता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। ये हो गया अनुच्छेद 14। अब अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। इसमें कई सब क्लॉज हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आगे करेंगे। पहला इसमें क्लॉज कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल, ये ध्यान दीजिएगा, केवल यानी कि इसके अलावा अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। ये पहला क्लॉज है 15 का। दूसरा में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर निम्न जगहों पर उसे निषेध नहीं किया जाएगा। पहला क्या था? दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पूर्णतः या भागतः राज्य से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों पर सार्वजनिक सामान के
समागम के स्थानों के उपयोग के लिए के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होंगे। मतलब ये जो दोनों क्लॉज दिए गए हैं ऊपर वाले, इसमें किसी भी तरीके का केवल इसके आधार पर कि वह एक विशेष धर्म या विशेष जाति या विशेष लिंग के आधार पर उस पर विभेद नहीं किया जा सकता है। उसको इन स्थानों को यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए उसे रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 15 का क्लास 3 क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों, बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगी। आशा है कि राज्य अगर स्त्रियों और छोटे बच्चों या बालकों के लिए कानून बनाकर उनको कुछ विशेषाधिकार देती है ताकि उनके हितों को बढ़ाया जा सके, तो इस आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब राज्य फ्री होता है ऐसे लोगों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए। इसका चौथा क्लॉज क्या है? इस अनुच्छेद में कोई भी बात राज्य को सामाजिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि वर्ग आते हैं, के लिए कोई विशेष उपबंध बना सकती है। ये कानून यानी कि अनुच्छेद 15 उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकते हैं। सब क्लास इसका 5वां क्लास क्या है 15 का? इस अनुच्छेद में कोई भी बात राज्य को नागरिकों को किसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति, जनजाति की उन्नति के लिए शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित, जिसके अंतर्गत प्राइवेट संस्थाएं भी शामिल हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट संस्थाएं भी शामिल हैं, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं से भिन्न। इसका मतलब अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं से भिन्न, चाहे वो प्राइवेट होंगे, राज्य से सहायता प्राप्त होंगे या राज्य द्वारा बिना सहायता प्राप्त होंगे, से भिन्न विधि का कोई उपबंध बनाने में निवारित नहीं करेगा। 6वां क्लॉज जो लेटेस्ट जोड़ा गया है, इसके बारे में सुने होंगे आप लोग। इस अनुच्छेद की कोई भी बात सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहा है, ये वर्गों के लिए राज्य को कानून बनाने के लिए निवारित नहीं करेगा। यानी कि राज्य अगर EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जो कि सामान्य वर्ग में आते हैं, कि अगर कानून बना करके इनको कुछ पद या शिक्षा संस्थाओं में या सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है, तो यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और यह कब जोड़ा गया है? संविधान संशोधन 103 2019 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, 15(6). ये आपको याद रखना है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। ये हो गया पूरा 15 अनुच्छेद। अब देखते हैं 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर की बात की गई, यानी कि राज्य के अधीन जो भी नौकरियां होंगी उसमें समान अवसर की बात की गई है। अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। और इस संबंध में फिर वही टर्म्स है, केवल मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, निवास या निवास, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जन्म स्थान के अलावा इसमें निवास भी है, डोमिसाइल के आधार पर आपको या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसमें एक दो सब क्लॉज हैं 16 के। पहला है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, अगर कोई वर्ग है जिस वर्ग के नागरिक पिछड़े हुए वर्ग हैं, तो जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, अगर राज्य को ये लगे कि अमुक वर्ग का प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए, उसके लिए यह राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 16 राज्य को ऐसा करने से निवारित या रोक नहीं सकती है, ये अपवाद स्वरूप है। इस अनुच्छेद में कोई बात, इसका अगला क्लॉज है, राज्य को अनुसूचित जातियों SCs और अनुसूचित जनजातियों यानी कि STs
के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में क्या है, पर्याप्त नहीं है, राज्य अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि SC STs की अगर राज्य के नज़रों में प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में ज़्यादा नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तो ऐसा प्रावधान बनाकर राज्य उनको उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है और ये क्लाज उसको ऐसा करने से निवारित नहीं कर सकता है। इस अनुच्छेद में ये देखिए, ये भी एक लेटेस्ट जोड़ा गया है, जैसे 15(6) को जोड़ा गया था 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसी तरह से इसमें है जोड़ा गया कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए EWS, इसमें आता है EWS वर्ग के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए निवारित नहीं करेगी, उसको नहीं रोक सकती है। ये 2019 103वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। समानता के अधिकार में नेक्स्ट क्या है, 17वां, 2 और हैं छोटे छोटे। 17वां में क्या कहा गया है, कहा गया है कि इस अनुच्छेद में सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। यानी कि जो समाज में तमाम तरीके की जो असमानताएं पाई जाती हैं अस्पृश्यता को लेकर के, उसको समाप्त करने के लिए इस अनुच्छेद को जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा, ये कहा गया। और कहा गया कि अस्पृश्यता को यानी कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, इसको प्रवर्तन में लाने के लिए इस आर्टिकल को एक कानून भी बनाया गया संसद के द्वारा। इसको समाप्त करने के लिए संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया और इसके माध्यम से अस्पृश्यता को क्या कर दिया गया, अब अपराध घोषित कर दिया गया है। यानी कि अस्पृश्यता के आधार पर अगर कोई छुआछूत या किसी भी गैर तार्किक आधार पर किसी से भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। ये 17 में कहा गया है। 18 में क्या है, इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। इस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या, 2 चीज़ एक्सेप्ट छोड़ करके संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। उपाधियों का अंत का मतलब ये कतई नहीं है कि सेना में जो मेडल्स दिए जाते हैं, जनरल, कैप्टन, विपिन इत्यादि जो भी दिए जाते हैं वो अभी भी बरकरार है। और विद्या संबंधी जो भी उपाधियाँ दी जाती हैं, जैसे व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, इसको बढ़ावा देने के लिए इसको छूट दी गई है, क्योंकि शिक्षा में अगर उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी तो भारत सामाजिक विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए विद्या और सेना दोनों को अपवाद स्वरूप छोड़ा गया है। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि अभी भी देखेंगे बहुत सारे, चलो पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसी उपाधियाँ दी जाती हैं, तो वो सारे के सारे शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में दी जाती हैं ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिल सके और वो समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकें। तो वो सब क्या है, एक्सेप्शनल है, उसको छोड़ करके किसी भी प्रकार की उपाधि राज्य द्वारा नहीं दी जाएगी। और यदि कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो वह बिना राष्ट्रपति के अनुमति के उस उपाधि को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 18 में कहा गया है। ये पूरा जो ये अनुच्छेद हमने देखा, ये टोटल समानता का अनुच्छेद था 14 से लेकर के 18 तक। एक चीज़ हम इसको ध्यान दीजिए कि जो समानता का अधिकार हमने देखा अनुच्छेद 14 वाला, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, इसमें भारतीय संविधान में कुछ अपवाद हैं। उस अपवाद को थोड़ा देख लीजिए क्या है। सबसे पहला अपवाद जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर के है। यह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है, 361 के तहत इसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति या राज्यपाल, इसकी एक्सेप्शन की बात करें तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए, किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में क्या होगा, जवाबदेह नहीं होगा, लायबल नहीं होगा। कब? अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के लिए। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान, यानी कि पद पे रहते हुए उसके ऊपर भारत के किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट अपवाद क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है।
ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कुछ अपवाद है जो अनुच्छेद 14 में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद के राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन पत्र में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है। और इसमें एक दो अपवाद देख लेते हैं। संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा अगर कोई बात कही जाती है तो उस व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी मत या बात के संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये आर्टिकल 150 अनुच्छेद जो है संविधान का, उसमें आप जानते हैं संसद के विशेषाधिकार के बारे में चर्चा है, तो उसके तहत इसको अपवाद स्वरूप माना गया है। इसके अलावा विदेशी संप्रभु जैसे शासक होता है, राजदूत है, कहीं का एम्बेसडर है, डिप्लोमेटिक पर्सन है, कूटनीतिक व्यक्ति है, दीवानी और फौजदारी मुकदमों से ये सारे लोग क्या होंगे, मुक्त होंगे, ये एक्सेप्शन है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्रदान की गई है। तो ये कुछ अपवाद थे अनुच्छेद 14 के। तो समानता का अधिकार हमने देख लिया, मूल अधिकार में इसके प्रमुख प्रावधान। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।